तो हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम पढ़ने वाले हैं मैक्स वेबर के बारे में। तो मैक्स वेबर के बारे में जानना है, सोशियोलॉजी अगर आप समझना चाहते हैं तो एक नाम के बिना हमेशा वो अधूरी रहती है, वो है मैक्स वेबर का नाम। एमिल दुर्खिम की तरह ही वेबर भी समाजशास्त्र के वो मजबूत स्तंभ हैं जिसके विषय में एक नई दिशा दी, जिसने इस विषय को नई दिशा दी। वेबर का जन्म 21 अप्रैल 1864 को जर्मनी के एक बहुत बड़े रईस परिवार में हुआ था। उनके पिता एक बड़े सरकारी अधिकारी और नेता थे, जबकि मां एक धार्मिक महिला थी। पिता के इसी वैचारिक मतभेद यानी राजनीतिक और कानून, दूसरी तरफ धर्म का प्रभाव और वेबर के सिद्धांतों में ये साफ दिखाई देता है। वो एक सिर्फ समाजशास्त्री नहीं थे, बल्कि बेहतरीन और शास्त्रीय वकील भी थे। बदकिस्मती से 1920 में फ्लू के कारण उनका निधन हो गया, लेकिन अपनी छोटी सी जिंदगी में उन्होंने सिद्धांत दिए, वो आज भी मील का पत्थर साबित होता है। तो चलिए आगे इनके बारे में हम और समझते हैं। वेबर के काम करने के तरीकों को समझेंगे। वेबर का साफ मानना था कि समाज को आप फिजिक्स या केमिस्ट्री की तरह प्रयोगशाला में टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इंसानों के पास अपनी भावनाएं होती है, वो सोच समझकर काम करते हैं। इसके लिए वेबर ने 2 क्रांतिकारी तरीके दिए। पहला इस्तीफा है वेरेस्टेन का, एक जर्मन शब्द है जिसका सीधा अर्थ होता है सामने वाले के नजरिए से बात को समझना। वेबर ने कहा कि अगर किसी घटना का अध्ययन करना है तो खुद को उस व्यक्ति की जगह पर रखकर देखो कि उसने वो काम क्यों किया। मान लीजिए कोई छात्र परीक्षा में फेल हो गया, बाद में रो रहा है, तो सिर्फ बाहर से मत देखो और समझो कि छात्र उस परीक्षा का क्या मतलब था। दूसरा तरीका है मूल तटस्थता। इसका मतलब है एक वैज्ञानिक को रिसर्च करते समय अपनी पसंद नापसंद, जाति धर्म को बीच में नहीं लाना चाहिए। उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि समाज में क्या होना चाहिए, बल्कि इस पर ध्यान देना चाहिए कि समाज में असल क्या है। इसी चैप्टर में वेबर ने एक टूल दिया जिसे आदर्श प्रारूप कहा जाता है। ध्यान रखिए, आदर्श का मतलब कोई बहुत अच्छी चीज नहीं, यह सिर्फ मानसिक पैमाना या लिस्ट है जो कि किसी सामाजिक घटना के मुख्य लक्षणों को मिलाकर बनाई जाती है। जैसे अगर हमें एक आदर्श नौकरशाही को समझना है तो उसकी खूबियों का एक लिस्ट बना लेंगे, फिर असली दुनिया के दफ्तरों को उससे नाप कर देखेंगे। उनकी प्रमुख पुस्तकों की बात करें तो वो जो है द प्रोटेस्टेंट, जो 1905 में, इकोनॉमी एंड सोसाइटी 1922 में आई है। इससे बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आते हैं इसके अगले चैप्टर पर जो सामाजिक क्रिया के सिद्धांत पर है। सामाजिक क्रिया सोशियोलॉजी एक्शन जो है, वेबर ने कहा था कि समाज का असली काम सामाजिक क्रिया का अध्ययन करना है। लेकिन याद रहे, इंसान का हर काम सामाजिक क्रिया नहीं होता। सामाजिक क्रिया बनने के लिए 2 शर्त जरूरी है। पहला, उसका कोई अर्थ होना चाहिए, और दूसरा, वो दूसरे के व्यवहार को प्रभावित होनी चाहिए। वेबर ने इसका बड़ा मजेदार उदाहरण दिया कि अगर अचानक बारिश शुरू हो जाए, सड़क पर चलने वाले सभी लोग एक साथ छाता खोल ले तो यह सामाजिक क्रिया नहीं है, यह सिर्फ प्रकृति के प्रति एक ऐसी प्रतिक्रिया है। लेकिन अगर 2 साइकिल वाले आपस में टकरा जाएं, एक दूसरे को गाली देकर लड़ने लगे तो सामाजिक क्रिया है। वेबर ने सामाजिक क्रिया के मुख्य 4 प्रकार बताए हैं जिसे आप उंगली पर याद रख सकते हैं। पहला है तार्किक क्रिया, जो पूरी तरह सोच समझकर नफे नुकसान का हिसाब लगाकर किया जाता है। जैसे आपका इस परीक्षा को पास करने के लिए दिन रात पढ़ाई करना, यहाँ लक्ष्य और साधन दोनों तय है। दूसरा है मूल्यांकन क्रिया, जहाँ आप अपना साधन तो तार्किक होता है लेकिन लक्ष्य आपके धर्म या समाज के मूल्यों से तय होता है। जैसे देश की रक्षा के लिए एक सैनिक का हंसते हंसते शहीद हो जाना, उसे परिणाम की चिंता नहीं होती। तीसरा है भावनात्मक क्रिया, जो किसी सोच विचार से नहीं बल्कि प्यार, गुस्से, डर या भावनाओं में बहकर की जाती है, जैसे गुस्से से किसी को थप्पड़ मार देना। और चौथा लास्ट है पारंपरिक क्रिया, जो किसी सदियों से चलती आ रही प्रथाओं और रीति रिवाजों के कारण की जाती है, जैसे बड़ों के पैर छूना या पारंपरिक तरीके से शादी करना। अब इसके अगले टॉपिक पर आते हैं, सत्ता और नौकरशाही। देखिए आगे बढ़ते हैं, जो ये बताता है राजनीति और प्रशासन से जुड़ा है। यहाँ वेबर ने 2 शब्दों के बीच फर्क समझाया, पावर और अथॉरिटी, यानी शक्ति और सत्ता। जब आप किसी से जबरदस्ती या लाठी के दम पर बात मनवाते हैं तो वो सिर्फ शक्ति है, लेकिन जब उसी शक्ति को कानून या समाज की मंजूरी मिल जाती है तो वो सत्ता बन जाती है। यानी सत्ता जो होता है वो शक्ति और वैधता होता है। वेबर ने 3 तरह की सत्ता बताई है दुनिया में। पहली है पारंपरिक सत्ता, जो रीति रिवाजों से मिलती है, जैसे राजा का बेटा ही राजा बनेगा। दूसरी है करिश्माई सत्ता, जो किसी नेता के जादुई और असाधारण व्यक्तित्व से मिलती है, जैसे महात्मा गांधी या हिटलर। और तीसरी है तार्किक और वैधानिक सत्ता, जो कि देश के कानून और संविधान से मिलती है, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री या कोई जज। इसी तार्किक सत्ता को चलाने वाले सरकारी और प्रशासनिक ढांचे को वेबर ने नौकरशाही कहा। इसके लक्षण क्या है? लिखित नियम है, अधिकारियों का एक निश्चित क्रम है, फाइलों का लिखित रिकॉर्ड है, निष्पक्षता है, यानी रिश्तेदारी नहीं, सिर्फ नियम चलेंगे। लेकिन वेबर ने यहाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी भी दी थी। उन्होंने कहा था कि आधुनिक दुनिया में यह नौकरशाही इतनी कठोर और हावी हो जाएगी, यह इंसान की आजादी छीन लेगी। और उसके लिए उन्होंने एक बहुत मशहूर शब्द दिया, लोहे का पिंजरा। उनका मानना था कि इंसान इस तार्किकता के लोहे के पिंजरे में एक बेजान पुर्जा बनकर रह जाएगा, और आज के इस अर्थयुग में देखने को ये मिलता है।
अगला है धर्म और पूंजीवाद का अनोखा रिश्ता। अब बात करते हैं चैप्टर 4 की, जिसमें पूरी दुनिया के विचारकों को चौंका दिया। कार्ल मार्क्स का कहना था कि पैसा और अर्थव्यवस्था तय करती है कि आपका धर्म कैसा होगा, लेकिन वेबर ने मार्क्स को चुनौती दी और अपनी किताब द प्रोटेस्टेंट एथेनिक एंड द स्पिरिट ऑफ द कैपिटलिज्म में साबित किया कि धार्मिक विचार भी अर्थव्यवस्था को बदल सकते हैं। वेबर ने रिसर्च की आधुनिकता पूंजीवाद सबसे पहले यूरोप में ही क्यों आया, भारत या चीन में क्यों नहीं। उन्होंने पाया कि यूरोप में ईसाई धर्म की एक खास शाखा थी, प्रोटेस्टेंट धर्म, विशेषकर केल्विनवाद। इसी धर्म की मान्यताओं ने लोगों को पैसा कमाने, पूंजीवाद को अपनाने के लिए प्रेरित किया था। इसके दो मुख्य नियम था। पहला कॉलिंग था अपने काम या बिजनेस को पूरी ईमानदारी से करना और भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। दूसरा है मितव्ययिता, पैसे खूब कमाओ लेकिन उसे फालतू की ऐशो आराम में मत उड़ाओ, उसे बचाओ और वापस बिजनेस में लगा दो। यही तो पूंजीवाद की शुरुआत थी। अपने इसी सिद्धांत को परखने के लिए वेबर ने भारत के हिंदू धर्म समेत दुनिया के 6 बड़े धर्मों का अध्ययन किया। उन्होंने कहा कि भारत में पूंजीवाद इसलिए जरूरी नहीं पहले आ पाया क्योंकि हिंदू धर्म में कर्म, पुनर्जन्म, संसारिक दुनिया को मोहमाया माना गया। लोग संतोषी हो गए, जिससे धन कमाने की वो अंधी तार्किक इच्छा पैदा नहीं हुई जो यूरोप में हुई थी। आगे है वर्ग, समाज और निष्कर्ष। हमारे आखिरी ये टॉपिक है जब समाज में वेबर ने बताया कि ऊंच नीच यानी स्तरीकरण को समझाते हैं। कहते हैं कि कार्ल मार्क्स जहां सिर्फ 2 भागों में बांटा था, अमीर और गरीब यानी बुर्जुआ और सरबराह वर्ग, वहीं वेबर ने 3 आयामी मॉडल दिया। उन्होंने कहा कि समाज में किसी व्यक्ति की हैसियत 3 चीजों से तय होती है। वर्ग यानी आपकी आर्थिक स्थिति और संपत्ति, दूसरा है परिस्थिति यानी समाज में मिलने वाली इज्जत और प्रतिष्ठा, जैसे एक ईमानदार डॉक्टर और एक नया अमीर बना स्मगलर, दोनों के पास पैसा बराबर हो सकता है लेकिन समाज में डॉक्टर की इज्जत बहुत ज्यादा होगी। और तीसरा जो है वो है दल यानी कि आपकी राजनीतिक ताकत और सत्ता। तो अगर हम वेबर के पूरे काम को एक लाइन में समेटे तो वो शब्द होगा तार्किकता, रिलेशनाइजेशन। वेबर का मानना था कि जैसे जैसे दुनिया आधुनिक होगी, धर्म और विश्वास का जादू खत्म होता जाएगा, जिसे उन्होंने मोह भंग कहा। हर चीज कानून, विज्ञान और तर्क से चलेगी। हालांकि आलोचकों ने कहा कि वेबर ने भावनाओं को समझने के चक्कर में समाजशास्त्र को थोड़ा सा व्यक्तिगत बना दिया। लेकिन आज के इस डिजिटल और कॉर्पोरेट युग में जहां हम सब नौकरशाही और काम के बोझ तले दबे हैं, वेबर का लोहे के पिंजरा का सिद्धांत आज भी 100% सच साबित होता है। तो दोस्तों, ये था मैक्स वेबर का पूरा कोर्स, वो भी आसान शब्दों में। मुझे यकीन है कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।